अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ ये इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मेरे दोस्त ने रिसेंटली एक ही साथ 3 मुल्कों के वीज़े हासिल किए हैं और हम स्टार्ट लेंगे, डिटेल में पूछेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज, जो बड़ी कंट्रीज उनके वीज़े हासिल किए और कौन सी छोटी कंट्रीज के वीज़े इन्हें जो है वो ग्रांट हुए हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ट्रैवल विद ताहिर अनवर की सब्सक्रिप्शन कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं। आज मेरे साथ मेरे मेहमान खुसूसी हैं जनाब खोकर साहब। तो खोकर साहब, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को जो है वो बताइए कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करवाएं, उसके बाद जो है वो जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा आप उनके जवाब दीजिएगा। चलें स्टार्ट करें। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज शाह यूनिस। आई एम अ बीएसएन नर्स। आई एम वर्किंग एज ए चार्ज नर्स in मेरी हॉस्पिटल मेडिकल वार्ड। चलें जी, आप अपने सफर का आगाज बताएं कि किस तरीके से किया और सबसे पहले हमें जो छोटी कंट्री का वीजा था उसके बारे में बताएं कि कैसे आपने ऑनलाइन घर में बैठकर अप्लाई किया और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे मजीद जो है वो वीजों के बारे में पूछता जाऊंगा और मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो कितनी थी और आपने जो ये वीजा हासिल किया क्या इसमें आपने किसी किस्म के एजेंट को इन्वॉल्व किया था या अपनी बुनियाद पर खुद हासिल किया। तो चलें शुरू करते हैं कि आपने सबसे पहले कौन सी कंट्री का वीजा हासिल किया। हाँ, चलें। मैं सबसे पहले मैंने जो वीज़ा हासिल किया था वो था जापान का। और ये फर्स्ट वीज़ा अगर बात करूँ पाकिस्तान से आने के बाद, वो सबसे पहले एक कुवैत का वीज़ा था जो हम सब आए एज ए मेडिकल। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था किसी और कंट्री के लिए। उसके लिए फिर मैंने जापान को चूज़ किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके लिए जब मैं बेसिकली कागज़ वर्क पेपर वगैरह रेडी कर रहा था तो मुझे पता चला इसकी एम्बेसी फीस फॉर पाकिस्तानी नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी है तो आपसे फीस नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंटेशन थी, मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं खुद अप्लाई ये नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने एक एजेंट हायर किया था जिन्होंने मेरे से तकरीबन 30 के डील लिए थे। ठीक उन्होंने है। मेरा सारा पेपर वर्क जो भी डमी होटल बुकिंग वगैरह सब किया, टिकट ठीक है। उन्होंने फाइल रेडी की, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ली। ठीक क्योंकि है। ये एम्बेसी जो जापान के ऊपर इंटरव्यू करती है, ठीक है। मुझे उन्होंने सारा प्लान एक्सप्लेन किया, क्वेश्चनिंग आंसर बताए क्या पूछेंगे। तो मेरी डेट ली और मैं चला गया। और इनकी खास बात है जापान की कि वो एम्बेसी में सिर्फ एक ही आदमी को एंटर करते हैं जब उन्होंने इंटरव्यू लेना हो, और बड़ा अच्छा अच्छा स्पेसिफिक अच्छा, टाइमिंग है। मजीद वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपने तो ये प्रोसेस करवा दी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो कि एजेंट को नहीं हायर करना चाहते और वो इतने जो आपने बताई कि तकरीबन 30 से 25,000 की जो अमाउंट है वो एजेंट को नहीं देना चाहते हैं और खुद वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जापान के वीजे के लिए कौन कौन सी चीजें लगाई थी उसकी जरा एक चेकलिस्ट बता दें मुझे। उस टाइम जो मेरी सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट की बात थी, जो उस टाइम मेरी तकरीबन थी कोई 1600-1700 केडी थी। ठीक है। स्टेटमेंट ये मेन थी। सही। उसके अलावा आपकी टिकट वो चाह रहे थे अच्छा, पाकिस्तानी एजेंट। रुपीस में भी मुझे बताइएगा। पाकिस्तानी रुपीस में अगर उस टाइम की बात करें तो तकरीबन 15 लाख तक मान ठीक है, ली थी। 15 लाख रुपए आपकी बैंक स्टेटमेंट थी। बैंक ठीक, स्टेटमेंट एक तो थी। आपका बैंक स्टेटमेंट और साथ में आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो गया। दूसरे नंबर पे क्या डॉक्यूमेंट लगाया था आपने? 2 पिक्चर थी। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि टिकट डमी टिकट थी। ठीक है। और आइटिनरी प्लान था जिसमें हमने एक्सप्लेन करने थे, क्योंकि मैंने 7 दिन का वीज़ा माँगा था ठीक है। कि मैंने, और उसमें आपने इनको लिख के देना होता है। वो आपने सही है। कंप्यूटर पे प्रिपेयर करनी होती है। हर सिटी का नाम लिखना है और जहाँ जाना उधर का, ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ये मेन पेपर थे, इसके अलावा ऐसा कोई ऐसा अच्छा, पेपर नहीं कहीं था। आपने कोई होटल बुकिंग वगैरह जमा करवाई थी इसके साथ साथ? हाँ, जो मेरे एजेंट थी उन्होंने बुक की थी और उन्होंने मुझे उसकी कॉपी दी थी ठीक है, एम्बेसी में वो जमा वो करवाने के पेड लिए। बुकिंग थी या वो सिर्फ रिजर्वेशन थी, सिर्फ वीजा पर्पस के नो, लिए? रिजर्वेशन थी। रिजर्वेशन थी, तो मतलब बिल्कुल। वो पेड प्रॉपर्टी था। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली ठीक हाँ। है। अच्छा, इसके बाद ये जो आपकी जो फाइल कंप्लीट हुई इसके बाद आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया, क्या इसमें कोई कवर लेटर लगा था? नहीं, जापान के लिए कवर लेटर नहीं चाहिए। अच्छा, चलें इसके उस बाद टाइम उस टाइम नहीं था चाहिए, अभी का मुझे पता नहीं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब आपने अपनी फाइल रेडी की और आपने एम्बेसी के अंदर जमा करवा दी, आपका अपॉइंटमेंट कितने अरसे बाद आया? वो स्पेशली गल्फ के लोगों के लिए आप क्या बताना चाहते हो कि जापान का वीजा कितना इजी है, मतलब? जापान अगर आप लोग सर्च करें तो उस वक़्त जापान का पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 था। ठीक है। लोग समझते हैं अमेरिका, अमेरिका का पासपोर्ट बहुत नीचे है इससे। सही है। दूसरे नंबर पे जर्मनी का आता है। ठीक अभी है। के आज की भी मैं बात करूँ तो आज भी शायद जापान दूसरे तीसरे पे है, पहले पे सिंगापुर, ये ऐसे ही चलता रहता है। दुबई, जर्मनी, सिंगापुर, जापान ऊपर-नीचे। ठीक है। तो ये मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। इसकी अगर आपको एक दफ़ा एंटर हो जाए, एंट्री मिल जाए तो आपके लिए
बहुत सारे वीजे का रास्ता खुल जाता है। बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। चलें, अच्छा ये बताइएगा कि अपॉइंटमेंट आपका कितने अरसे बाद आया था? जैसे ही इन्होंने मेरी एप्लीकेशन सबमिट की, ठीक 9 से 10 दिन बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी थी। मैं कि आज सबमिट किए 2 दिन बाद उन्होंने कहा था कि आपका 8 दिन के बाद इंटरव्यू है एम्बेसी में। अच्छा, जब इंटरव्यू करने से पहले आपने किन किन सवालात की प्रैक्टिस की थी? क्या व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे और क्या टिप्स देना चाहेंगे? कुछ नहीं, जस्ट अपना पर्सनल कि मैं कौन हूँ, कितना एक्सपीरियंस है, मेरी जॉब क्या है, मैं पाकिस्तान में क्या करता था, ये क्वेश्चन उन्होंने किए थे। मेरे एजेंट ने ये रेडी करने हैं और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो पूछते हैं आपके जो विजिट है, आपका कोई रिलेटिव तो नहीं, अगर आप जाएंगे उसको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन थे अच्छा, बेसिकली। चलें, जब आप इंटरव्यू पहुंचे तो क्या टाइम हो रहा था? सुबह की जो टाइमिंग थी वो, या दोपहर की टाइमिंग थी क्या? उसके बारे में बताएं। उसमें ऑप्शन होती है, मैंने जो चूज की थी, मैंने तकरीबन शायद सुबह 10 बजे की थी। तो मैं टैक्सी करा के चला गया था, 9:30 बजे मैं एम्बेसी के बाहर था। ठीक है। तो तो एम्बेसी में पहुंचने से पहले आप जब वहां पहुंचे रिसेप्शन पर क्या आपने उनको अपना पासपोर्ट शो किया या अपनी अपॉइंटमेंट शो की थी? नहीं, वो कुछ एम्बेसी के आप अंदर जा ही नहीं सकते, उन्हें बता भी नहीं सकते। एग्जैक्ट टाइम पे जापान की जो टाइम की पंक्चुअलिटी है वो वेरी वेरी स्ट्रिक्ट है। क्योंकि जापानीज के बारे में ये बहुत ज्यादा मशहूर है कि ये जो है वो वक्त के पाबंद हैं, इनके एग्जैक्टली। अंदर जो है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको ये जो है वो मैंने एग्जैक्टली अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के जाना पड़ा होगा। अच्छा ये बताएं कि जब आप वहां पहुंचे और आपने अपना इंटरव्यू बिगिन किया, आपका जो इंटरव्यूअर था वो कौन था, उसकी जो है वो उसके बारे में बता दें। क्या वो उन्होंने इंग्लिश में इंटरव्यू कंडक्ट किया या फिर वहां आपके आपके पास कोई इंटरप्रेटर या कोई तर्जुमान था वहां पे? सबसे पहले ये कि जस्ट मैं गया, मैंने गार्ड को बताया कि मेरा इंटरव्यू है, उसने कहा आपका टाइम क्या है, मैंने उसे बताया 10 बजे, 9:30 हो रहे थे, तो मैंने कहा शायद वो अंदर ले जाएगा, उसने कहा आपने बाहर ही वेट करना है। जापान का रूल ये एम्बेसी का कि एक टाइम पे एक ही आदमी अंदर जाता है, बाकी उधर कोई वेटिंग एरिया नहीं, किसी दूसरे आदमी को एंटर भी नहीं होने देंगे। ठीक है। तो मैं खड़ा रहा तकरीबन पौने 10, एक दो जो कैंडिडेट थे, एक ही थे, वो बाहर आए, फिर वो मुझे एंटर किया, तो उनकी सिक्योरिटी चेक पास करते करते मैं चला गया आगे तक, जहाँ पे उनके विंडो से इंटरव्यू की, मुझे नजर तो आ गई यही इंटरव्यू होता है, ठीक है। वेटिंग एरिया था, एक दो चेयर थी, ठीक है। मैं बैठ गया। इजिप्शियन एक अरेबिक पर्सन आया, हम्म। उसने मेरे से वो चेक किया पासपोर्ट, डेट इंटरव्यू चेक की, तो उसने जस्ट मुझे कहा कि आप वेट करें, पासपोर्ट उसने मेरा ले लिया और मुझे बिठा दिया। अब कैमरास थे, सब कैमरास मुझे वॉच कर रहे थे, नजर आ रहे थे, तो मैं बैठा हुआ मॉनिटरिंग था। आपकी चल रही थी? कम्युनिटी बहुत सख्त थी उनकी। ठीक है। मैं अकेला ही था पूरी एम्बेसी में, दैट टाइम आई वाज अलोन। अच्छा। तो मैं वेट ठीक कर है। रहा था, तो मैंने कंफ्यूज के जस्ट रिपीटिंग माय क्वेश्चन आंसर्स व्हाट दे विल आस्क मी। सो स्टिल यू सो आर इन द विंडो ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन एंड ओके। मैं सोच रहा था कि अभी जस्ट एक जापानी फीमेल मेल पर्सन आएगा और वो मुझे बुलाएगा कि आओ मैं तुमसे बातचीत करूं। ठीक है। तकरीबन कोई 15 मिनट्स के बाद सेम पर्सन अरेबिक आया, हम्म। उसने मुझे बुलाया, विंडो पे मैं गया, तो उसने मुझे एक सीट दी, चिट थी, ठीक है। तो उस पे लिखा हुआ था तकरीबन कोई 9 दिन के बाद का टाइम था। पासपोर्ट तो रिसीविंग का? हाँ, वो मुझे कह रहे थे आप यहाँ के पासपोर्ट ले लें। मेरा दिल तो किया मैं सवाल भी करूँ क्योंकि जापान का इंटरव्यू होता है, सही मुझे है। प्रिपेयर किया गया था। ठीक तो है। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, इंटरव्यू भी नहीं, और मुझे कह रहा वापस चले जाएँ। ठीक है। तो मैंने बोलते-बोलते मेरे को मुनासिब नहीं समझा, मैंने चिट ली, चला गया, मैंने एजेंट को बताया। तो आपके दिल में क्या कैफियत थी उस वक्त, और ये बताएं कि उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था कि ये वीजा रिफ्यूजल का एक साइन है या क्या सीन है? क्योंकि आपको तो किसी ने नहीं इन्फॉर्म किया था कि वो पासपोर्ट रख लेते हैं, या अगर आपका इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, पासपोर्ट की जो है वो जो डिसीजन मेकिंग होती है उसी ऑन द स्पॉट होती है या किस तरीके से होती है? क्या इस बारे में आपको मालूमात थी क्या? नहीं, मुझे बस इतनी थी कि इंटरव्यू होगा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं बताया गया था कि वो पासपोर्ट रख लेंगे, उसी टाइम दे देंगे, तो मेरे लिए एक शॉक था, बट कॉन्फिडेंट रहा। उन्होंने जैसे बोला कि आप चले जाइए, मैं वापस आके मेरे एजेंट को बता दिया। फिर ये कि मेरे जिस दिन वो पासपोर्ट लेना था, प्रॉब्लम ये थी मेरी इवनिंग ड्यूटी थी और मुझे छुट्टी नहीं मिली। एक दिन पहले मैंने एम्बेसी में कॉल की कि वो क्या कहते हैं कि मैं नहीं आ ठीक है। सकता, क्या करेंगे? ठीक है। उनको मैंने बताया मेरा मसला है, तो ठीक है। दे आर वेरी कोऑपरेटिव दैट टाइम। ठीक है। They told me, okay, you can send someone person with authority letter ठीक है। and with this slip. So I sent my friend और वो चला गया, तो उन्होंने उसको पासपोर्ट दे दिया। अब अच्छा, वो अथॉरिटी जानता, लेटर के साथ दे आपका दिया, हाँ सिग्नेचर हुआ था उसमें? हाँ हुआ था, दे ठीक दिया है। उसको। तो तो मैं उन्होंने उस वक्त पासपोर्ट खोल के चेक किया या वो एनवेलप था पासपोर्ट?
नहीं, पासपोर्ट ओपन था, ओपन था एनवेलप में नहीं पासपोर्ट? था, हाँ ओपन था। ठीक है। तो मैं बहुत वेट कर रहा था, अभी मेरा दोस्त बचाया था, उसने मुझे कॉल तो नहीं की, आई वेटिंग फॉर दैट क्योंकि टाइम दैट। ये एक ऐसा लम्हा होता है, स्पेशली जब आप किसी वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके दिल में ये जुस्तजू होती है क्या वीजा ग्रांट हुआ या नहीं हुआ, एक जो है वो अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन होती है। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ही डिडंट कॉल मी दैट टाइम, हम्म। ही जस्ट सेंड मी पिक्चर। उसने मुझे पिक्चर भेजी, तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, मुझे पता चल गया कुछ आया, मैंने नोटिस भी मोबाइल मेरे हाथ में था, ओपन किया तो सामने मेरे जापान का वीजा था, वेरी गुड, और वेल डन। ये मेरा पहला वीजा था। तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि कंट्री बहुत पावरफुल थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, इसकी वैल्यू, इकोनॉमी, हर चीज मैटर करती है इसकी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने किस बुनियाद पर जो है वो जापान जाने का जो है वो या विजिट करने का आपने ख्याल आया, या आपको ये चीज जो है आपके माइंड में डेवलप हुई कि जापान जाना चाहिए, और जापान के अंदर जो है वो कि जो एशियंस हैं, जिसमें इंडियंस, पाकिस्तानी या दीगर जो श्रीलंकन या बांग्लादेशी जो लोग हैं, इन अफराद के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर, और जॉब्स की क्या कंडीशंस हैं? आपको कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन थी? नहीं, ये मुझे पता था कि जापान वाले विजिट वीजे पे वर्क नहीं देते, ये ठीक है, क्लियर था। सही है। दूसरा ये था, जापान जो है वो विजिट वीजे पे वर्क वर्क अलाउ वीजा नहीं अलाउ करता, नहीं करता, बिल्कुल लेकिन नहीं एक करता। चीज हो सकती है कि अगर आप वहां विजिट करते हैं और आप किसी कंपनी के अंदर आकर अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और आपको वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो दोबारा जब आप वापस विजिट करके कंट्री आएंगे, उसी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर आप एम्बेसी में दोबारा एज अ वर्कर वीजे के लिए अप्लाई करेंगे। तो एग्जैक्टली। ये एक प्रॉपर एक चैनल है, अपने जो है वो डायरेक्ट विजिट वीजे को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क वीजे में, लेकिन ये है कि आप अगर वहां जाकर अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, अपना एम्प्लॉयर ढूंढकर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट और जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से, सैलरी के हवाले से, और जो काम की जो कारकर्दगी उसके हवाले से, जब आपके इंटरव्यू वगैरह वहां जापान में हो जाता है, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ वापस आते हैं और दोबारा आप अपने जॉब वीजे के लिए अप्लाई करते हैं। तो आगे बताइए कि फिर जब आपका ये हुआ, उसके बाद फिर आपने क्या प्लान किया कि आपने दूसरे कौन से कंट्री का वीजा हासिल करना है? ये तो पहला वीजा हुआ। पहला वीजा हुआ, और मैंने 7 दिन की डिमांड की थी, उन्होंने मुझे 3 महीने का दिया, और ये सिंगल एंट्री वीजा था वेरी जापान गुड। का। अच्छा, 3 महीने के लिए वैलिड था और सिंगल एंट्री? हाँ, और ठीक इसकी है। एक रिक्वायरमेंट है कि एक दफा आप अगर उधर से हो आए, तो आप एलिजिबल हैं 5 साल का अप्लाई करने के लिए, ये उनकी अच्छा, रिक्वायरमेंट थी। वेरी गुड। अच्छा, एक दफा अगर आप जापान से होकर आ जाते हैं वापस, उसके बाद जो है वो आप मल्टीपल एंट्री वीजा जो 5 ईयर का ग्रांट करता है जापान आपको, उसमें जो है वो सिर्फ आपका एक दफा का वहां का विजिट होता है। उसके बाद जो है वो डेफिनेटली उनको पता है कि ये बंदा जो है वो रियल ट्रेवलर है, ये जाता है और वहां अपनी जो जर्नी है उसको कंप्लीट करने के बाद अपनी कंट्री वापस आता है। तो ऐसे जो रियल ट्रेवलर्स होते हैं, उन पर कोई भी कंट्री जो है वो भरोसा करती है और उन्हें जो है वो ज्यादा से ज्यादा मियाद का जो वीजा होता है वो ग्रांट करती है। आगे बताइए कि दूसरे कौन सी कंट्री का आपने वीजा लिया? जब जापान का वीजा ले लिया, तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि काफी दोस्तों ने बताया था कि इसकी काफी रिप्यूट है इसके वीजे की। ठीक है, तो इस मार्केट में काफी रेपुटेशन है। तो इसको जांचने के लिए मैंने सोचा कि मैं किसी कंट्री का, इंग्लिश कंट्री का अप्लाई अच्छा, करूंगा। तो अब आप एक्सपेरिमेंटल बेस पे आ गए। एक्सपेरिमेंटल पे आ गया, और इस टाइम मेरी स्टेटमेंट भी कम हो चुकी थी, ये भी सही है। मजे की बात है। तो मैंने चूज किया शेंजन वीजा, अच्छा, इसके बाद यूरोप आपने शेंजन। शेंजन का वीजा जो डायरेक्ट आपके माइंड में आया कि नहीं, अब मुझे जापान का वीजा तो मिल गया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, नाउ सेकंड स्टेप आई विल गो फॉर द शेंजन वीजा। शेंजन अच्छा, शेंजन में आपने कौन सी कंट्री का जो है वो इंतखाब किया? कंट्री भी मैंने उस, अगर मैं उन महीनों की बात करूं, तो ये जो टफ वीजा था इसी का था, वो स्विट्जरलैंड था। स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड के लिए मैंने, स्विट्जरलैंड के लिए आपने पहले से ही अपना जो है वो माइंडसेट बनाया हुआ था। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा अपने फैमिली टाइज के बारे में बता दें कि जब आपने उस वक्त जो है वो शेंजन वीजा अप्लाई किया, उस वक्त आप सिंगल थे या मैरिड थे? ना दैट टाइम आई वाज सिंगल। अच्छा, मतलब ये अभी की बात है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली दिल्ली जो है वो शादी। शादी की है, तो इसलिए मैंने ये उन दोस्तों के लिए जो ये हाँ, कहते हैं कि यार फैमिली टाइज का होना बहुत जरूरी है, तो ये देखें भाई, सिंगल पर्सन गॉट द शेंजन वीजा, इट्स नॉट अ बिग माउंटेन टू क्लाइंब। कोई भी इसके लिए ट्राई कर सकता है, अपनी किस्मत आजमा सकता है। अच्छा, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से सफर का आगाज हुआ और कैसे आपने वीजा अप्लाई किया और ठीक है। कितने पैसे लगे, और सारी ये फाइल में कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, और कितने दिनों में आपको अपॉइंटमेंट मिली, ये सारी चीजें हमारे व्यूअर्स को आज बताइए। जापान का भी जब मुझे वीजा मिला तो मैं सिंगल था। स्विट्जरलैंड का भी, मुझे शेंजन का भी वीजा मिला तो मैं सिंगल था। इसके लिए जब मैंने किया, तो मेरी दैट टाइम माय बैंक स्टेटमेंट वाज लाइक 1100-1200 केडी, जो तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए बनते हैं। इतनी थी। ठीक है। इसके अलावा 2 पिक्चर चाहिए थी, पासपोर्ट। हाँ, इसके लिए ये कि शेंजन का इंटरव्यू नहीं होता, पहली बात।
ठीक है, इसके लिए शेंजन का इंटरव्यू नहीं नहीं होता, होता। ठीक है। यू हैव टू सबमिट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट टू वीएसएफ। वीएफएस ग्लोबल के थ्रू, जो कि एक इदारा है डॉक्यूमेंट्स के, जो है वो थर्ड पार्टी इदारा कहते हैं, उसके थ्रू आपने प्रोसेस करना होता है। जो कि अरादिया टावर कुवैत सिटी में है, ठीक उसके है, थ्रू। तो इसके लिए भी मैंने एजेंट लिया, क्योंकि मुझे ये कह लें कि काम मुश्किल लगता है ठीक है, खुद से करना। सही तो है, मेरा एक फिक्स एजेंट है, वही मेरे लिए काम करता है। सही है, तो उसकी फीस थी उस टाइम, उसने मेरे से 35 केडी लिए। ठीक है, अब उसमें मुझे ये फायदा हुआ, उसने मेरी डमी टिकट, होटल बुकिंग, इसमें कवर लेटर भी चाहिए था, ठीक है, वो भी किया, इंश्योरेंस भी लेके दी, वीएसएफ की ठीक है। अपॉइंटमेंट भी लेके दी। सारे काम करके उससे मुझे ईमेल की, मैंने प्रिंट की, फाइल तैयार की, और वीएफएस मुझे खुद जाना पड़ा, क्योंकि जो मेरा एजेंट है ये दुबई में है। अच्छा अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली अगर आप जो है वो विजिटर वीजे के बारे में सोच रहे हो, टूर टूर प्लान कर रहे हैं कमिंग डेज के अंदर, अगर आप शेंजन का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इंतहाई आसान प्रोसेस है। अपना कवर लेटर हो गया, आपका आपका जो है वो इटनरी प्लान हो गया, आपके जो है वो होटल बुकिंग, आपकी जो डमी टिकट हो गई ये, और साथ में आपकी जो अगर आप जॉब करते हैं आपका सैलरी सर्टिफिकेट, और साथ साथ आपका बैंक स्टेटमेंट विद द बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ आपका जो है वो पासपोर्ट हो गया, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप बिजनेस किसी किस्म का ट्रेड करते हैं तो ट्रेड से रिलेवेंट जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका जो ट्रेड लाइसेंस हो गया वो, और साथ में अगर आप किसी किस्म के टैक्स पे करते हैं, जैसे कि आपका एफबीआर का कोई सर्टिफिकेट है, या आप किसी किस्म का जो है वो कोई सेविंग है आपकी, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हैं आप वीजे वीजे के अप्लाई करने के लिए। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुकम्मल फाइल होगी और बेहतर फाइल होगी, उतना ही वीजा जो ऑफिसर होता है उसके लिए आसानी होती है। उसको जो है वो इतनी जो है वो सोचना नहीं पड़ता, उसे पता है कि ये जो है वो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है वो कंप्लीट हैं और ऑथेंटिक हैं, वेरीफाइबल हैं। तो कभी भी आप अगर किसी से काम भी करवाते हैं किसी के थ्रू, तो जरूर बजरूर आप उनसे हर एक चीज के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे लगाए थे, कवर लेटर में क्या लिखा था, बैंक स्टेटमेंट में क्या है, सारी चीजें, ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता नहीं और किसी और ने आपकी फाइल बनाकर जमा कर दी, हो सकता है कि वो किसी किस्म की ऐसी गलती या नादानी कर दे जिसकी वजह से आपको बैन या जो 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 वीजा बैन होता है वो 5 से 10 साल का भी फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज का भी बहुत ख्याल रखें कि आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड मौजूद हैं। चलिए बताइए कि शेंजन वीजे के लिए जब आपने अप्लाई किया तो कितने दिन थे और फीस कितनी थी इसकी यूरो के अंदर जो वीजे की, अगर तकरीबन लगभग बताएं जरा। एजेंट को 35 दी है, वीएसएफ की उसको शायद छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं 8 कि वीजे यूरो। फीस कितनी थी। वीजा फीस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कोई मतलब 180 यूरो के हाँ तकरीबन है, हाँ, इसकी 150 फीस 100। यूरोज में जाती है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर 100 समथिंग थी। ठीक है, तो वो एजेंट ने ही मेरी पे की थी, मैंने इसको ट्रांजैक्शन कर दी थी। तो उसके अलावा जैसे आपने कहा, बैंक स्टेटमेंट्स की एक शर्त कंडीशन है कि 6 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए, वरना ठीक वीजा है। रिफ्यूज्ड मिनिमम है। 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बिल्कुल। होती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या था, कोई ये खास इनकी बात। इनकी मेन कंडीशन, इसके अलावा अगर 6 महीने, क्योंकि मैं 3 महीने के लिए गया था और मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या कोई रिफ्यूजल है किसी मुल्क का, आपने वीजा अप्लाई किया हो। हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इससे इन दोनों से पहले जापान और शेंजन से पहले मेरे रिफ्यूज़ल हैं अमेरिका के, कितने रिफ्यूजल हैं। और वो मेरे 2 रिफ्यूज़ल हैं। उसके अच्छा, दो बावजूद मैंने ये वीज़ा लिया अमेरिकन है। जो वीजे के रिफ्यूजल होने के बावजूद जापान का वीजा ग्रांट हुआ है, इसके बाद जो है वो स्विट्जरलैंड का वीजा ग्रांट हुआ। अच्छा, आपने जब आप फाइल प्रिपेयर कर रहे थे, डिड यू मेंशन एनीथिंग अबाउट योर प्रीवियस रिफ्यूजल और नॉट। Yes, I mentioned in Japan. And even that time I was thinking they will not give me because they have good connections with, they share with our Okay, they share privacy their information. immigration Yeah. information. Okay. But I use one policy truth. Hmm. I clearly mentioned I got rejection from USA. Clearly I mentioned. Okay. But I gain visa, they give me visa, they have no problem. So Because they know that you are honest, and your what we say, that your liability and your dignity shows that you deserve the visa. So that's why they grant you visa. yeah, they grant me visa. Okay. And same thing you apply with the Schengen visa. नहीं, इसमें थोड़ी सी according to agent I manage this thing. Hmm. I clearly mention to my agent I have rejection for USA. Okay. They told me Shenzhen didn't ask any rejection in the form, so I will not mention. ओके। शेंजन के अगर जब आप वीजा
ऑनलाइन वीजा या फिर आप जो है वो उसका फॉर्म फिल करते हैं, वहां किसी किस्म का कॉलम नहीं होता कि आपका कोई प्रीवियस रिजेक्शन है उसके बारे में मेंशन करें, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उसमें दरकार नहीं होती। अच्छा आगे बताइए कि जब आपने वीजा अपना सब सबमिट किया, फीस सबमिट कर दी और वीएफएस के थ्रू आपने ये प्रोसेस किया, तो कितने दिन लगे वीजा इशू होने में? 8 दिन, 8 दिन। तो एग्जैक्टली जब 8 दिन। अच्छा आपको मेल आई थी या आपको टेक्स्ट जो आप मोबाइल नंबर लिखते हैं, जब आपके डॉक्यूमेंट्स कुवैत से निकले थे, मेरा ये कतर जाते हैं, ये मैं पहले बता, कतर से वीजा लगता है ठीक है। अच्छा स्विट्जरलैंड इनकी का। इनकी जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी जी पाकिस्तान में यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, कुवैत में? कुवैत में किसी शेंजन कंट्री की नहीं है। जस्ट दे विल टुक योर सब डॉक्यूमेंट्स एंड दे विल सेंड टू अबू धाबी, दुबई एंड कतर। ठीक है। अच्छा हम्म। वहां पर ये उसके बाद ये प्रोसेस होता है। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स निकले, नेक्स्ट डे मुझे डीएचए से कोरिया का मैसेज आएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर वीएफएस उसको सिर्फ डील करता है ओनली स्विट्जरलैंड में। वीएसएफ, ठीक और है। कोई डील नहीं कर सकता। तो मुझे मैसेज आ गया है, उधर से काउंटिंग शुरू होगी 7-8 दिन की। तो 7वें दिन मुझे टेक्स्ट आ गया कि आपका पासपोर्ट कुवैत में आ चुका है, जाके कलेक्ट करें। ठीक है। तो मैं चला गया, वही शशोपन, कन्फ्यूजन, घबराहट के क्या होगा, पहले भी ये अमेरिका का रिजेक्शन, फिर जापान का तो मिला। तो इवन के इस टाइम जब मेरा फॉर्म फिल हुआ था ना शेंजन का, तो मुझे एजेंट ने कहा था तुम चेक रिपब्लिक का करो, चाहिए तो तुम्हें शेंजन यूरोप तो ले लो एंट्री, जहां से मर्जी एंटर हो जाना, एक मुल्क में जाओगे तो जहां मर्जी। मैंने कहा मुझे स्विट्जरलैंड चाहिए, तो उसने मुझे पहले कहा तुमने टफ कंट्री चूज की है। ठीक है। तो मैंने कहा ओके देखी जाएगी। तो मुझे उसका बाद में फील हुआ कि मैंने गलती की, मुझे उसकी बात माननी अच्छा चाहिए मुझे थी। ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने जब स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई किया उससे पहले क्या आप जापान होकर आ चुके थे? आपकी कोई एंट्री एग्जिट स्टैम्प थी आपके पासपोर्ट पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा कोई, आपका पासपोर्ट मैं कोरा नहीं था। गया, मैं जापान, उस वक्त तक मैं जापान नहीं था गया, ठीक है। मेरा कोई इरादा भी नहीं था, मैं जापान नहीं था गया। अच्छा मैंने ऐसे भेजा, हाँ, पर इन डॉक्यूमेंट्स में मैंने जापान की फोटोकॉपी वीजा की लगाई थी सही है। कि मेरे पास मुझे ग्रांट हुआ हुआ वीजा। अच्छा उसके बाद जो है वो आपने अपना वीजा रिसीव किया मैं वीएफएस गया के थ्रू। बीएसएफ, जाके मैंने मैसेज दिखाया कि आई रिसीव दिस मैसेज। उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए, मेल चेक की, तो मेरा डॉक्यूमेंट था। अब मुझे था कि वो मुझे देंगे, मैं खोल के देखूंगा जैसा भी आंसर। पर वो लेडी ने खुद ही पकड़ा मेरा एनवेलप, खुद ही ओपन किया, मैं देख रहा था। तो वो ऐसे अंगूठे के साथ सारे पेपर्स को ऐसे वाइप कर रही थी कि मैं घबराहट से ऐसे देख रहा था कि क्या देखूं। अचानक उसकी उंगली रुकी और उधर वीजा स्टैम्प था, गुड और वेरी मैं गुड। इतना अच्छा खुश हुआ। आपने जो है वो दूसरा जो आपका वीजा था वो स्विट्जरलैंड का ग्रांट हुआ, वेरी गुड। और उसके बाद ये स्विट्जरलैंड का वीजा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है वो क्या कैफियत थी आपकी खुशी के दूसरी बारे में? खुशी की बात ये कि उन्होंने मुझे ये मल्टीपल दिया था। मल्टीपल एंट्री वीजा है। हाँ, मल्टीपल दिया था। ठीक है। फर्स्ट टाइम में, हालाँकि सब लोग कहते हैं सिंगल करे, मेरे एजेंट का था नहीं, मैं आपका करूँगा ही मल्टीपल, मुझे मल्टीपल मिला। अच्छा वो वजह भी यही होती है कि अगर मैं आपको बताऊं ट्रूली ऑनेस्टली कि अगर मल्टीपल एंट्री जो लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि उसकी थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि अगर सिंगल एंट्री आप अप्लाई करते हो तो जो वीजा ऑफिसर होता है उसे ये डिसीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है हुँ। कि ये बंदा सिंगल एक ही दफा जाएगा और वापस नहीं आएगा। इसी डर के मारे वो आपका ज्यादातर लोगों का वीजा जो है वो रिफ्यूज करते हैं या उसको किसी किस्म के पेंडिंग में डाल देते हैं। अगर आप मल्टीपल एंट्री अप्लाई करते हैं थोड़ी सी उसकी फीस ज्यादा होती है, लेकिन ये बात इस बात की श्योरिटी होती है कि ये मल्टीपल टाइम आएगा जाएगा, ये ट्रू ट्रेवलर है, ये इसका कोई इरादा नहीं है रुकने का। ठीक है, अगर रुकने का ही होता तो ये पैसे बचाने की खातिर अपना सिंगल एंट्री अप्लाई करता। तो ये अपने जहन में रखिए कि जब आप अप्लाई करते हैं तो बेहतर है, थोड़ी सी फीस उसकी ज्यादा होती है जो कि इतना नहीं है, कोई 30-40 यूरो ज्यादा होगी फीस, लेकिन मल्टीपल एंट्री अप्लाई करें उसका फायदा आपको जरूर होगा। अच्छा आगे बताएं कि जब आपने स्विट्जरलैंड का वीजा हासिल किया उसके बाद जो है वो आपने थर्ड कौन सी कंट्री का वीजा हासिल किया, इसके बारे में मुख्तसर सी मैं बात कर लें, फिर हम अपने आज की व्लॉग का जो है वो इख्तिताम करते हैं क्योंकि बात बहुत लंबी हो गई है। बस ये थोड़ा-सा बता दूँ जी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, ये मिला। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप शेंजन का करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको 2-3 कंट्रीज़ बताता हूँ जिनकी रेशो बहुत पॉजिटिव है, 99% वीज़ा है, जिसमें आइसलैंड, एक आइसलैंड शामिल है, दूसरा चेक रिपब्लिक, तीसरा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। इनकी वेरी गुड। रेशो बहुत पॉजिटिव है। आप ट्राई करें आइसलैंड, अच्छा चेक रिपब्लिक का। ये कंट्रीज फ्लेक्सिबल शे है वीजा देने में। आपकी मेन डिमांड क्या है कि आपने यूरोप जाना है, यूरोप में कहाँ जाना है? शेंजन। हम्म। शेंजन का मतलब है शेंजन आप एक 29 वंस यू अराइव कंट्रीज़, इन शेंजन यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। एनीवेयर। तो 29 कंट्रीज, एंट्री 28। चाहिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा इन कंट्रीज़ में करके देखें, मुस्बत आपको मिलेगा रिप्लाई। अच्छा इसके बाद फिर आपका क्या इरादा हुआ और कौन सी कंट्री के लिए आपने तीसरी कंट्री का बताया हमें? फिर तीसरा जो जैसे मैं अपने एजेंट के थ्रू कराया था, अज़रबैजान का। ठीक है। अज़रबैजान क्योंकि मैं जाना चाह रहा था, शादी हुई थी,
अपनी मिसेस के साथ। तो अज़रबैजान के उसका मुझे 2 दिन में इश्यू हो गया था और उसका भी हमने थोड़े दिन का डिमांड शायद 7 दिन का बोला था कि 10 दिन का, तो हमें 3 महीने का मिला। तो उसके साथ भी सारी हिस्ट्री भेजी थी, तो शायद इन वीज़ों का एक दफ़ा आपकी बिल्कुल, एक दफा हिस्ट्री जब बन जाती आपके है। पासपोर्ट पर स्टिकर वीजा लगना शुरू हो जाते हैं या आपके पास किसी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक वीजा आना शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद एक सिलसिलावार आपको वीजे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जरूरी ये है कि आप किसी कंट्री अगर ट्रैवल करते हैं तो उसके प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके या जो आपकी एप्लीकेशन है उसके साथ मुंसलिक करें और फिर उसके बाद वीजे को अप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद जो है वो अच्छा अज़रबैजान। इसकी इसका जो वीजा था वो इलेक्ट्रॉनिक वीजा था, ये आप देख सकते हैं। मल्टीपल एंट्री 3 मंथ्स। मल्टीपल एंट्री 3 मंथ्स के लिए। हुँ। अच्छा, तो ये थी हमारी आज के जो है वो वीडियो। बहुत शुक्रिया खोकर साहब, आपने आज हमें टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल से। डेफिनेटली हम बहुत थैंक यू दिनों सो से सोच मच। रहे थे कि हम जो है वो इन वीजों के बारे में अपने व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से गल्फ में बैठकर या पाकिस्तान से या दीगर जो ममालिक है वहां से बैठकर जो है वो इजिली जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल है वो प्रिपेयर करके, क्योंकि यही चीजें एजेंट भी लगाता है, वो अपनी तरफ से कोई चीज ऐसी नहीं लगा सकता जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ना हो। बस आपका जो कवर लेटर है वो और आपका इटनरी प्लान बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए, ताकि आपको वीजा इशू करने में आपका प्लानर एक अच्छा हो, जिस जो देखते ही जो वीजा ऑफिसर है उसे लगे कि ये बंदा ट्रेवल करने के बाद वापस आएगा। और आपकी जो जॉब टाइज या आपकी जो बिजनेस टाइज है वो होने चाहिए आपके बैक होम कंट्री के अंदर, या आप किसी दूसरे कंट्री में अगर किसी दूसरे कंट्री के रेजिडेंट है वहां की भी आप अपने जैसे सैलरी सर्टिफिकेट हो गया, आपके जॉब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हो गए वो अगर आप लगा देते हैं। या आपका जो एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आपका जो प्लानर होता है जिसमें आपकी वेकेशन पे हुँ। आप जा रहे होते हो, उसका एक प्लानर होता है। अगर वो प्लानर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मुंसलिक करते हैं तो वो भी बहुत कारआमद होता है आपको वीजा इशू करने में। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रैवल विद तारनवर की सब्सक्रिप्शन कर लें। और टिकटॉक पे भी जो है वो हम बैठते हैं, वहां पे भी आपको जो है वो वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो किसी भी किस्म की मालूमात आपको जो है वो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जो है वो मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम।